इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन दो सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मरवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी
हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज़्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली तानाखार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली तानाखार की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी
आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहाँ अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता, यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं। यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पाली थानाखार में राठिया, कंवर, पैंतरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरवा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहाँ मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है।
वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। कबीरधाम जिले के दशरथपुर चौकी क्षेत्र में दुखद घटना घटी। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। देर शाम जब बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान दोनों का शव तालाब में बरामद हुआ। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। बिलासपुर शहर के डीपू पारा तारबहार इलाके में एक बार फिर से दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें पीलिया और डायरिया का प्रकोप पाया गया। इस क्षेत्र में बीते 2 दिनों में पीलिया के 30 मरीज मिले हैं। वहीं विभाग ने सैंपल लेकर सिम्स में जांच के लिए भेजा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। यह आदेश रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 भाइयों की हत्या कर दी। दोनों के शव गुरुवार को जंगल में मिले हैं। तर्रेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव निवासी जोगा माड़वी और हुंगा माड़वी चचेरे भाई थे। नक्सलियों ने दोनों को अगवा कर जन अदालत में उन्हें मार डाला। एक पर पुलिस का मुखबिरी होने और दूसरे पर पुलिस कैंप के लिए जमीन देने का आरोप लगाया था। सूरजपुर एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा आमगांव और रेहर परियोजना कोयले की खान में कोयला चोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है। रोजाना खदानों में पूरे गांव के लोग कोयला चोरी करने जाते हैं। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल रहते हैं। इससे सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं एसीसीएल प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम खजूरी में स्थापित हो रहे अनिमेष इस्पात स्पंज आयरन लिमिटेड का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यहां अगर प्लांट खुला तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तत्काल एक टीम गठित कर जांच की बात कही। कंपनी से आवश्यक दस्तावेज ले लिए गए हैं और निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भी किया गया। खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम बिजनापुर के नाले में शुक्रवार सुबह एक लड़की की लाश मिली है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हुई है। मामला डोंगरगढ़ थाने के मोहरा चौकी का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मोहरा चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव और कांकेर जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बना रही से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। जब भाजपा, रंग केवल भाजपा के ही है। देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहां भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है।
इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखन लाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए।
बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% एससी समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और एससी बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से
चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रेंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहां साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन 2 सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है।
बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए।
लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज़्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली तानाकार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली तानाकार की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहाँ अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता। यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफ़ी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं।
2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मुद्दा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं। यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पाली थानाखार में राठिया, कंवर, पैंकरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरबा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहाँ मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। कबीरधाम जिले के दशरंगपुर चौकी क्षेत्र में दुखद घटना घटी। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। देर शाम जब बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान दोनों का शव तालाब में बरामद हुआ। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। बिलासपुर शहर के डीपू पारा तारबहार इलाके में एक बार फिर से दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें पीलिया और डायरिया का प्रकोप पाया गया। इस क्षेत्र में बीते 2 दिनों में पीलिया के 30 मरीज मिले हैं। वहीं विभाग ने सैंपल लेकर सिम्स में जांच के लिए भेजा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। यह आदेश रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा।
बीजापुर में नक्सलियों ने दो भाइयों की हत्या कर दी। दोनों के शव गुरुवार को जंगल में मिले हैं। तर्रेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव निवासी जोगा माड़वी और हुंगा माड़वी चचेरे भाई थे। नक्सलियों ने दोनों को अगवा कर जन अदालत में उन्हें मार डाला। एक पर पुलिस का मुखबिरी होने और दूसरे पर पुलिस कैंप के लिए जमीन देने का आरोप लगाया था। सूरजपुर एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा आम गांव और रेहर परियोजना कोयले की खान में कोयला चोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है। रोजाना खदानों में पूरे गांव के लोग कोयला चोरी करने जाते हैं। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल रहते हैं। इससे सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं एसीसीएल प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम खजूरी में स्थापित हो रहे अनिमेष इस्पात स्पंज आयरन लिमिटेड का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यहां अगर प्लांट खुला तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तत्काल एक टीम गठित कर जांच की बात कही। कंपनी से आवश्यक दस्तावेज ले लिए गए हैं और निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भी किया गया। खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम बिजनापुर के नाले में शुक्रवार सुबह एक लड़की की लाश मिली है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हुई है। मामला डोंगरगढ़ थाने के मोहरा चौकी का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मोहरा चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव और कांकेर जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। कबीरधाम जिले के दशरंगपुर चौकी क्षेत्र में दुखद घटना घटी। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। देर शाम जब बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान दोनों का शव तालाब में बरामद हुआ। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। बिलासपुर शहर के डीपू पारा तारबहार इलाके में एक बार फिर से दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें पीलिया और डायरिया का प्रकोप पाया गया। इस क्षेत्र में बीते 2 दिनों में पीलिया के 30 मरीज मिले हैं। वहीं विभाग ने सैंपल लेकर सिम्स में जांच के लिए भेजा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। यह आदेश रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 भाइयों की हत्या कर दी। दोनों के शव गुरुवार को जंगल में मिले हैं। तर्रेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव निवासी जोगा माड़वी और हुंगा माड़वी चचेरे भाई थे। नक्सलियों ने दोनों को अगवा कर जन अदालत में उन्हें मार डाला। एक पर पुलिस का मुखबिरी होने और दूसरे पर पुलिस कैंप के लिए जमीन देने का आरोप लगाया था।
सूरजपुर एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा आम गांव और रेहर परियोजना कोयले की खान में कोयला चोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है। रोजाना खदानों में पूरे गांव के लोग कोयला चोरी करने जाते हैं। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल रहते हैं। इससे सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं एसीसीएल प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम खजूरी में स्थापित हो रहे अनिमेष इस्पात स्पंज आयरन लिमिटेड का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यहां अगर प्लांट खुला तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तत्काल एक टीम गठित कर जांच की बात कही। कंपनी से आवश्यक दस्तावेज ले लिए गए हैं और निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भी किया गया। खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम बिजनापुर के नाले में शुक्रवार सुबह एक लड़की की लाश मिली है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हुई है। मामला डोंगरगढ़ थाने के मोहरा चौकी का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मोहरा चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव और कांकेर जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तूफानी चुनावी दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज कोरबा में 50 से ज्यादा समाज के प्रमुखों के साथ लंबी चर्चा की। सीएम साय ने सभी समाज के प्रमुख जनों से कहा कि कोरबा की जनता सौभाग्यशाली है जो सरोज पांडे जैसी योग्य प्रत्याशी मिली है। उन्होंने सरोज पांडे को शेरनी की संज्ञा दी। मुंगेली में शुक्रवार को विजय संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम आदर्श कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, सेना का हौसला बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। बिलासपुर में गुरुवार रात होटल इंटरसिटी में निर्वाचन के उड़नदस्ते के छापा मारने पर जमकर हंगामा हुआ। उन्हें आशंका था कि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और उनके समर्थकों ने कमरे में पैसे रखे हुए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना है। हालांकि जांच के बाद अफसरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा एवं अनवर ढेबर की संपत्तियां जब्त की है। इसमें 18 चल और 161 अचल संपत्ति सहित 205.49 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है। अनवर ढेबर के जब्त की गई संपत्तियों में होटल वेनिंगटन समेत कई बिल्डिंग शामिल है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के छुही पहाड़ इलाके में मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लौट रही बीएसएफ जवानों की बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बस में 17 जवान मौजूद थे। 8 जवानों को मामूली चोटें आई है। सभी घायलों का धर्मजयगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर के मंडी चौक में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार व्यवसायी को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कबीरधाम जिले के पोड़ी चौकी अंतर्गत बुधवारा गांव में पेट्रोल पंप के पास एक कटहल से भरे चलते ट्रक में आग लग गई। आनन फानन में ड्राइवर और ट्रक मालिक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन गाड़ी धू धू कर जलकर राख हो गई। घटना से ट्रक मालिकों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड
घेर दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटकनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा।
लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लाम बंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% एससी समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं।
बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और एससी बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे
चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन 2 सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है।
बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है, मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली तानाखार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली तानाखार की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस
से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहाँ अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता, यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं। यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पाली थानाखार में राठिया, कंवर, पैंतरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरवा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहाँ मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को
इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। कबीरधाम जिले के दसरंगपुर चौकी क्षेत्र में दुखद घटना घटी। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। देर शाम जब बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान दोनों का शव तालाब में बरामद हुआ। मामले में पुलिस वर्ग कायम कर जांच में जुटी। बिलासपुर शहर के डीपू पारा तारबहार इलाके में एक बार फिर से दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें पीलिया और डायरिया का प्रकोप पाया गया। इस क्षेत्र में बीते 2 दिनों में पीलिया के 30 मरीज मिले हैं। वहीं विभाग ने सैंपल लेकर सिम्स में जांच के लिए भेजा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। यह आदेश रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 भाइयों की हत्या कर दी। दोनों के शव गुरुवार को जंगल में मिले हैं। तर्रेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव निवासी जोगा माड़वी और हुंगा माड़वी चचेरे भाई थे। नक्सलियों ने दोनों को अगवा कर जन अदालत में उन्हें मार डाला। एक पर पुलिस का मुखबिरी होने और दूसरे पर पुलिस कैंप के लिए जमीन देने का आरोप लगाया था। सूरजपुर एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा आम गांव और रेहर परियोजना कोयले की खान में कोयला चोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है। रोजाना खदानों में पूरे गांव के लोग कोयला चोरी करने जाते हैं। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल रहते हैं। इससे सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं एसीसीएल प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम खजूरी में स्थापित हो रहे अनिमेष इस्पात स्पंज आयरन लिमिटेड का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यहां अगर प्लांट खुला तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तत्काल एक टीम गठित कर जांच की बात कही। कंपनी से आवश्यक दस्तावेज ले लिए गए हैं और निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भी किया गया। खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम बिजनापुर के नाले में शुक्रवार सुबह एक लड़की की लाश मिली है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हुई है। मामला डोंगरगढ़ थाने के मोहरा चौकी का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मोहरा चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव और कांकेर जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जत का गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए।
न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जे घर से जुड़े हैं आप बन के उम्मीद। सब में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जे घर से जुड़े हैं आप बन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। कबीरधाम जिले के दसरंगपुर चौकी क्षेत्र में दुखद घटना घटी। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। देर शाम जब बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान दोनों का शव तालाब में बरामद हुआ। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। बिलासपुर शहर के डीपू पारा तारबहार इलाके में एक बार फिर से दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें पीलिया और डायरिया का प्रकोप पाया गया। इस क्षेत्र में बीते 2 दिनों में पीलिया के 30 मरीज मिले हैं। वहीं विभाग ने सैंपल लेकर सिम्स में जांच के लिए भेजा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। यह आदेश रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 भाइयों की हत्या कर दी। दोनों के शव गुरुवार को जंगल में मिले हैं। तर्रेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव निवासी जोगा माड़वी और हुंगा माड़वी चचेरे भाई थे। नक्सलियों ने दोनों को अगवा कर जन अदालत में उन्हें मार डाला। एक पर पुलिस का मुखबिरी होने और दूसरे पर पुलिस कैंप के लिए जमीन देने का आरोप लगाया था। सूरजपुर एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा, आमगांव और रेहर परियोजना कोयले की खान में कोयला चोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है। रोजाना खदानों में पूरे गांव के लोग कोयला चोरी करने जाते हैं। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल रहते हैं। इससे सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं एसीसीएल प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम खजूरी में स्थापित हो रहे अनिमेष इस्पात स्पंज आयरन लिमिटेड का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यहां अगर प्लांट खुला तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तत्काल एक टीम गठित कर जांच की बात कही। कंपनी से आवश्यक दस्तावेज ले लिए गए हैं और निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भी किया गया। खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम बिजनापुर के नाले में शुक्रवार सुबह एक लड़की की लाश मिली है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हुई है। मामला डोंगरगढ़ थाने के मोहरा चौकी का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मोहरा चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव और कांकेर जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तूफानी चुनावी दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज कोरबा में 50 से ज्यादा समाज के प्रमुखों के साथ लंबी चर्चा की। सीएम साय ने सभी समाज के प्रमुख जनों से कहा कि कोरबा की जनता सौभाग्यशाली है जो सरोज पांडे जैसी योग्य प्रत्याशी मिली है। उन्होंने सरोज पांडे को शेरनी की संज्ञा दी। मुंगेली में शुक्रवार को विजय संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम आदर्श कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, सेना का हौसला बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। बिलासपुर में गुरुवार रात होटल इंटरसिटी में निर्वाचन के उड़नदस्ते के छापा मारने पर जमकर हंगामा हुआ। उन्हें आशंका था कि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और उनके समर्थकों ने कमरे में पैसे रखे हुए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना है। हालांकि जांच के बाद अफसरों को खाली हाथ लौटना पड़ा।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा एवं अनवर ढेबर की संपत्तियां जब्त की है। इसमें 18 चल और 161 अचल संपत्ति सहित 205.49 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है। अनवर ढेबर के जब्त की गई संपत्तियों में होटल वैनिंगटन समेत कई बिल्डिंग शामिल है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के छुही पहाड़ इलाके में मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लौट रही बीएसएफ जवानों की बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बस में 17 जवान मौजूद थे। 8 जवानों को मामूली चोटें आई है। सभी घायलों का धर्मजयगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के तकतपुर नगर के मंडी चौक में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार व्यवसायी को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कबीरधाम जिले के पोड़ी चौकी अंतर्गत बुधवारा गांव में पेट्रोल पंप के पास एक कटहल से भरे चलते ट्रक में आग लग गई। आनन फानन में ड्राइवर और ट्रक मालिक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन गाड़ी धू धू कर जलकर राख हो गई। घटना से ट्रक मालिकों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहां भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी।
बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखन लाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी
एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% एससी समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और एससी बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रेंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा।
भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन 2 सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे।
उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज़्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार
फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली तानाकार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली तानाकार की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में, तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहाँ अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता। यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफ़ी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है।
कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं। यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पालीताना खार में राठिया, कंवर, पैंकरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरवा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहाँ मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। कबीरधाम जिले के दशरथपुर चौकी क्षेत्र में दुखद घटना घटी। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। देर शाम जब बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान दोनों का शव तालाब में बरामद हुआ। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। बिलासपुर शहर के डीपू पारा तारबहार इलाके में एक बार फिर से दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें पीलिया और डायरिया का प्रकोप पाया गया। इस क्षेत्र में बीते 2 दिनों में पीलिया के 30 मरीज मिले हैं। वहीं विभाग ने सैंपल लेकर सिम्स में जांच के लिए भेजा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। यह आदेश रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 भाइयों की हत्या कर दी। दोनों के शव गुरुवार को जंगल में मिले हैं। तर्रेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव निवासी जोगा माड़वी और हुंगा माड़वी चचेरे भाई थे। नक्सलियों ने दोनों को अगवा कर जन अदालत में उन्हें मार डाला। एक पर पुलिस का मुखबिरी होने और दूसरे पर पुलिस कैंप के लिए जमीन देने का आरोप लगाया था।
सूरजपुर एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा आम गांव और रेहर परियोजना कोयले की खान में कोयला चोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है। रोजाना खदानों में पूरे गांव के लोग कोयला चोरी करने जाते हैं। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल रहते हैं। इससे सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं एसीसीएल प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम खजूरी में स्थापित हो रहे अनिमेष इस्पात स्पंज आयरन लिमिटेड का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यहां अगर प्लांट खुला तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तत्काल एक टीम गठित कर जांच की बात कही। कंपनी से आवश्यक दस्तावेज ले लिए गए हैं और निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भी किया गया। खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम बिजनापुर के नाले में शुक्रवार सुबह एक लड़की की लाश मिली है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हुई है। मामला डोंगरगढ़ थाने के मोहरा चौकी का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मोहरा चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव और कांकेर जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा रंग केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। कबीरधाम जिले के दसरंगपुर चौकी क्षेत्र में दुखद घटना घटी। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। देर शाम जब बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान दोनों का शव तालाब में बरामद हुआ। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। बिलासपुर शहर के डीपू पारा तारबहार इलाके में एक बार फिर से दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें पीलिया और डायरिया का प्रकोप पाया गया। इस क्षेत्र में बीते 2 दिनों में पीलिया के 30 मरीज मिले हैं। वहीं विभाग ने सैंपल लेकर सिम्स में जांच के लिए भेजा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। यह आदेश रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 भाइयों की हत्या कर दी। दोनों के शव गुरुवार को जंगल में मिले हैं। तर्रेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव निवासी जोगा माड़वी और हुंगा माड़वी चचेरे भाई थे। नक्सलियों ने दोनों को अगवा कर जन अदालत में उन्हें मार डाला। एक पर पुलिस का मुखबिरी होने और दूसरे पर पुलिस कैंप के लिए जमीन देने का आरोप लगाया था। सूरजपुर एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा आम गांव और रेहर परियोजना कोयले की खान में कोयला चोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है। रोजाना खदानों में पूरे गांव के लोग कोयला चोरी करने जाते हैं। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल रहते हैं। इससे सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं एसीसीएल प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।
बलौदा बाजार जिले के ग्राम खजूरी में स्थापित हो रहे अनिमेष इस्पात स्पंज आयरन लिमिटेड का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यहां अगर प्लांट खुला तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तत्काल एक टीम गठित कर जांच की बात कही। कंपनी से आवश्यक दस्तावेज ले लिए गए हैं और निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भी किया गया। खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम बिजनापुर के नाले में शुक्रवार सुबह एक लड़की की लाश मिली है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हुई है। मामला डोंगरगढ़ थाने के मोहरा चौकी का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मोहरा चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव और कांकेर जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तूफानी चुनावी दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज कोरबा में 50 से ज्यादा समाज के प्रमुखों के साथ लंबी चर्चा की। सीएम साय ने सभी समाज के प्रमुख जनों से कहा कि कोरबा की जनता सौभाग्यशाली है जो सरोज पांडे जैसी योग्य प्रत्याशी मिली है। उन्होंने सरोज पांडे को शेरनी की संज्ञा दी। मुंगेली में शुक्रवार को विजय संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम आदर्श कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, सेना का हौसला बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। बिलासपुर में गुरुवार रात होटल इंटरसिटी में निर्वाचन के उड़नदस्ते के छापा मारने पर जमकर हंगामा हुआ। उन्हें आशंका था कि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और उनके समर्थकों ने कमरे में पैसे रखे हुए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना है। हालांकि जांच के बाद अफसरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा एवं अनवर ढेबर की संपत्तियां जब्त की है। इसमें 18 चल और 161 अचल संपत्ति सहित 205.49 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है। अनवर ढेबर के जब्त की गई संपत्तियों में होटल वेनिंगटन समेत कई बिल्डिंग शामिल है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के छुही पहाड़ इलाके में मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लौट रही बीएसएफ जवानों की बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बस में 17 जवान मौजूद थे। 8 जवानों को मामूली चोटें आई है। सभी घायलों का धर्मजयगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर के मंडी चौक में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार व्यवसायी को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कबीरधाम जिले के पोड़ी चौकी अंतर्गत बुधवारा गांव में पेट्रोल पंप के पास एक कटहल से भरे चलते ट्रक में आग लग गई। आनन फानन में ड्राइवर और ट्रक मालिक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन गाड़ी धू धू कर जलकर राख हो गई। घटना से ट्रक मालिकों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा